म्यूचुअल फंड सही है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, पर उसके नीचे एक छोटे-छोटे अक्षरों में लिखा होता है, मार्केट में जोखिमों के अधीन है। उस शब्दों में शायद आपकी नज़र ज़रूर गई होगी, लेकिन उन शब्दों पे कभी आपने कोशिश नहीं की होगी कि ये शब्द क्यों लिखे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम बात करेंगे ईटीएफ की। ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ में पैसा कैसे लगाएं, इसकी कितने प्रकार के ईटीएफ होते हैं, इन सभी चीज़ों की डिटेल में आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ईटीएफ क्या होता है। एक प्रकार का एक फंड होता है, जैसे आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना है, इंडेक्स फंड का नाम सुना है, ऐसे ही एक फंड होता है ईटीएफ। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा फंड है जो ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हम कोई कंपनी में पैसे लगाते हैं तो उसका शेयर मिलता है, उस शेयर में हम ट्रेडिंग करते हैं। दिन में 10 बार खरीद सकते हैं, 10 बार बेच सकते हैं। तो वही चीज़ होती है ईटीएफ। तो ईटीएफ हमने बताया आपको कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहलाता है, और ये हर समय जैसे मार्केट ओपन होता है और मार्केट ओपन के साथ क्लोजिंग तक आप किसी भी शेयर में कितनी बार भी खरीद सकते हैं, कितनी बार भी बेच सकते हैं। तो वो एटीएफ में भी आप कर सकते हैं, कितनी बार भी खरीद सकते हैं, कितनी बार भी बेच सकते हैं। चाहे उसे ज़िंदगी भर के लिए होल्ड करके रख लें, या उसे 2-4 दिन के लिए होल्ड करके रखें, या सुबह खरीदें और शाम को बेचें। ये स्टॉक की तरह ही एक आपके साथ व्यवहार करता है, और एक प्रकार का एक स्टॉक का ही होता है जो हर हाल में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें नो लॉस बट ओनली प्रॉफिट इफ यू स्टे। ये लाइन हमने इसलिए लिखी है कि यदि इसमें आप रुकते हैं, समय देते हैं, तो ये निश्चित है कि ये आपको कभी लॉस करके नहीं जाएगा। तो एटीएफ में जो मस्ट चीज़ है वो है आपकी सेफ्टी, आपका रिस्क। यहाँ पे आपकी पूरी सेफ्टी है और आपका रिस्क लगभग जीरो है। रिस्क जीरो लगभग क्यों शब्द लगाया, वो इसलिए लगाया कि यदि हमारे देश की इकोनॉमी ही चरमरा गई, कभी कोई वक्त ऐसा आ गया, तो फिर उस समय आपकी करेंसी भी चरमरा जाएगी। जब करेंसी चरमरा जाएगी तो फिर आप कहीं भी पैसा निवेश किए हों, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे वो कहीं भी हो, उस समय आपकी स्थिति, आपके जो पैसे हैं वो भी रिस्क जोन में आ जाएंगे। तो वो एक एक्सीडेंटल केस होता है। ईटीएफ कई प्रकार के होते हैं। आपके सामने ईटीएफ की कैटेगरी है। इसमें होता है ईटीएफ, ऐसा ईटीएफ जो कि आपका निफ्टी में पैसा लगाता है। यानी आप जानते हैं कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनियां होती हैं जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, उनको निफ्टी 50 में शामिल किया जाता है। तो उन 50 में से कुछ कंपनी, हो सकता है वो 5 हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो सकता है 30 हो, उनमें से कुछ कंपनियां को ये चुनाव करते हैं। ये एक फंड मैनेजर यहाँ भी होता है जो आपके पैसों को बैलेंस करता है, मैनेज करता है। वो कुछ कंपनियों को चुनता है, लेकिन वो कंपनियां आपकी उस कैटेगरी में टॉप कंपनियां होती हैं, ये कंफर्म होता है। जैसे हमारी टॉप 50 कंपनियां हैं, तो उस टॉप 50 कंपनियों में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनमें से वो 10 कंपनी ले लेगा और 10 कंपनी में ही आपका पैसा लगाएगा। तो वो काम करता है फंड मैनेजर। तो यहां भी एक एक्सपेंस रेशियो लगता है, हम उसकी भी चर्चा आगे करेंगे कितना लगता है। और इसमें जैसे निफ्टी का हो गया, उसी प्रकार से बैंक निफ्टी का भी होता है, गोल्ड कंपनियों का भी होता है, सिल्वर कंपनियों का भी होता है, आईटी का भी होता है, फार्मा का भी होता है, मेटल का भी होता है। तमाम प्रकार के ऐसे सेक्टर हैं जिनका ईटीएफ होता है। तो ईटीएफ की कैटेगरी बहुत ज़्यादा है, यानी जितनी सेक्टरल हैं उतनी ही कैटेगरी ईटीएफ की है। हमारा डिफेंस से लेके कई प्रकार के ईटीएफ हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ है, इसमें क्या अंतर है। तो वो हम आपको एक स्लाइड बना के दिखाते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर है।
तो ये हमने पहले से लिखा हुआ है इसलिए कि टाइम की बचत हो सकती है। तो हम यहाँ पे है म्यूचुअल फंड। तो ये हम म्यूचुअल फंड में बात करते हैं, ये एटीएफ। यहाँ पे फंड मैनेजर काम करता है, म्यूचुअल फंड में बिल्कुल करता है, एटीएफ में भी फंड मैनेजर होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में आपका 1 से 2% होता है। और यहीं पे यदि हम बात करें तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो एटीएफ में नाम मात्र होता है, यानी इसकी अपेक्षा 10 टाइम कम होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें 1% है, तो इसमें जो है 0.01 से लेके 0.9% तक का एक्सपेंस रेशियो होता है। तो उसके मुकाबले यहाँ पे जो हमारा खर्च है वो बच जाता है। हमने जैसा बताया कि ये नॉन ट्रेडेबल है, इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड को केवल इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे जो करें। आपको जब पैसों की ज़रूरत है, जब आपके जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है कि आपका इतने में काम चल जाएगा, उतनी क्वांटिटी आप बेच सकते हैं एनी टाइम, एनी प्राइस पे। वो करंट प्राइस ही उसका चलता है। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में मान लीजिए आज आपने 2000 रुपये लगाए, तो वो 2000 रुपये एक मान के चलते हैं कि आपने 11 बजे मार्केट देखा, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ गई। आपने सोचा इतनी बड़ी गिरावट आ गई तो 2000 रुपये या जो भी आपकी कैपेबिलिटी है वो आपने पैसे लगाए। लेकिन 2 बजे के बाद क्या होता है कि मार्केट में एक कोई पॉजिटिव खबर आ जाती है, मार्केट जितना नेगेटिव था उससे ऊपर वो पॉजिटिव हो गया। अब आपकी जो सोच थी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की वो ये थी कि मैं आज जो एनएवी प्राप्त करूंगा वो गिरे हुए मार्केट की प्राप्त करूंगा। लेकिन अंत में हुआ क्या कि आपको जो एनएवी मिलेगी वो मिलेगी बढ़े हुए मार्केट की, क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो ऊपर जाके दी, पॉजिटिव साइड में दी, तो आपको जो एनएवी मिलेगी वो बढ़े हुए की मिलेगी। इसलिए आपकी जो सोच से विपरीत हो गया और आपको जो पैसा वहां पे ज़्यादा ग्रो होना चाहिए वो आपने महंगी यूनिट वहां पे आपको खरीदनी पड़ेगी। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें रियल टाइम है। रियल टाइम किसी भी ईटीएफ का प्राइस मान लीजिए 1 रुपये चल रहा है, तो आपने ऑर्डर लगाया तो आपको वो 1 रुपये में ही मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि मार्केट क्या चल रहा है और अंत में आपके पास क्या आ जाए। तो ये एक शेयर के होता है, जैसे आप मान लीजिए आपने एक किसी का शेयर खरीदा, मान लीजिए आपने जो शेयर है जोमेटो का खरीदा, जोमेटो का प्राइस जो चल रहा है 280 रुपये चल रहा है, 280 रुपये 50 पैसे चल रहा है मान लीजिए। तो आपने ऑर्डर लगाया कि 280 रुपये 50 पैसे का हम ऑर्डर लगाते हैं, तो 280 रुपये 50 पैसे का ही आपको मिलेगा। वही यहाँ पे भी होता है एटीएफ में कि आपका रेट मान लीजिए 280 रुपये चल रहा है, तो आप 280 रुपये आपने लगाया कि नहीं मुझे तो 200 इसको 80 में चाहिए, 280 रुपये 50 पैसे में नहीं चाहिए, तो वो आपको 280 में ही मिलेगा। यानी आप जो प्राइस ऑर्डर में डालेंगे वही ऑर्डर का रेट आने पर एक शेयर की तरह आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहां हम बात करें एसआईपी की, तो इसमें एसआईपी आप ऑटो में कर सकते हैं, ऑटो मोड में। वो इसलिए कर सकते हैं कि आप चाहें तो यहाँ पे बैंक में आप एक उनको इजाज़त देते हैं, परमिशन देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट से हर महीने इतनी एसआईपी म्यूचुअल फंड के नाम पे काट ली जाए। तो यहाँ पे एक ऑटो मोड मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऑटो मोड नहीं है। यहाँ पे आपको यदि इसमें एसआईपी करनी है तो वो आपको दिन चुनना पड़ेगा, आपको डेट चुननी पड़ेगी कि हमको इस डेट में मान लीजिए किसी महीने की 1 से 2 तारीख के बीच में आपका वेतन मिलता है। आपने सोचा कि 5 तारीख को मैं इसमें हर महीने 1000 रुपये डालूंगा, तो हर महीने आपको 5 तारीख को एक समय निकालना पड़ेगा 5 मिनट का। आपको अपने डेमेट अकाउंट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो भी ईटीएफ में आप डालना चाहते हैं उसमें आपको ऑर्डर डालना पड़ेगा, तो वो एसआईपी के रूप में काम करेगा। बस यहाँ पे मैनुअल होगा। अब बात करें इनके रिस्क फैक्टर की, तो इसमें म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है वो सारा का सारा डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर। इस बार ये देखिए, आपने भी बहुत सुना होगा कि कभी कोई फंड कंपनियों में हमने पैसे जमा किए, उसके बाद पता चलता है कि उनके यहाँ अकाउंट में हमारा पैसा ही नहीं शो हो रहा। अभी आपने कुछ दिन पहले ये न्यूज भी सुनी थी, किसी व्यक्ति ने लगातार ग्रो के माध्यम से एक
म्यूचुअल फंड कंपनी में जमा किए थे पैसे, और जब उसने सरेंडर करने की बात आई, उस पैसे निकालने की बात आई, तो ये हुआ कि कंपनी ने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही जमा नहीं है। तो इस प्रकार की यानी चीज़ें हैं जो वो फंड मैनेजर, वो चीज़ें भी होती हैं। दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ पे फंड मैनेजर के ऊपर पूरा होता है कि मैनुपुलेट होता है। हम ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे मैनुपुलेट, जो शेयर बाजार है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ मैनुपुलेट हो सकती है। तो यहाँ पे आपका फंड मैनेजर हो सकता है कि वो नया म्यूचुअल फंड लाया हो, और आमतौर पे लोग 1 साल या 2 साल का ट्रैक करते हैं, उससे ज़्यादा ट्रैक नहीं करते हैं। तो ये स्थिति हो सकती है कि वो उसने 1 साल को बहुत अच्छे नंबरों में शो करने के लिए बहुत हाई रिस्क वाली कंपनियों में आपका पैसा लगाया हो, और वो पैसा हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हो। 1 साल में आपने देखा कि 60 से 70% का रिटर्न दे रहा है, आप उसके अट्रैक्शन में चले जाएंगे और उसमें पैसा लगा देंगे, जबकि वो आप एक बहुत बड़े रिस्क जोन में जा रहे हैं, जो 1 साल में 60 से 70% निकाल के दे रहा है, तो यानी बहुत बड़ा रिस्क है। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो फंड मैनेजर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या है, कैसे काम करता है। वो करे ना करे वो अलग चीज़ है। यहाँ पे जो आपका रिस्क है वो इंडिया की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा लगता है वो पैसा आपके टॉप कंपनियों पे लगता है। टॉप कंपनियां वो होती हैं जो आपके देश में सबसे टॉप पे परफॉर्मेंस कर रही हैं। उसमें सभी फैक्टर देखे जाते हैं कि उसका मार्केट कैप सबसे अच्छा हो, उनकी विश्वास सबसे अच्छा हो, उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो, उनका प्रोडक्ट अच्छा हो, और साथ में उनकी हर चीज़, मतलब हर पैमाने से मैनेजमेंट अच्छा हो। यानी हर प्रकार से उनको तौला जाता है, तब वो जाके अपने एक इंडेक्स में शामिल होती हैं, वो पैसा आपकी टॉप कंपनियों में लगाया जाता है। तो हमारे देश की टॉप कंपनियां, मान लीजिए एक, यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझा दें, एक ETF है, मान लीजिए एक ETF है, ETF ने 1, 2 और 3 कंपनियों में पैसा लगाया है जो टॉप कंपनी है। मान लीजिए इस 1 और 2 मिला के इन्होंने इस पे भी लगाया, इस पे भी लगाया और इस पे भी लगाया। अब होता क्या है, अचानक कोई कंपनी आपकी फेल हो जाती है। तो हमें तो जब पता चलता है जब वो कंपनी का दिवालिया ही निकल जाता है, सब कुछ हो जाता है, हमें तब पता चलता है। वो कहानी आप यस बैंक में देख सकते हैं कि यस बैंक का शेयर 400-500 रुपए से ऊपर हुआ करता था, और वहां से गिर के कितने तक पहुंचा। तो वो भी एक इंडेक्स का पार्ट हुआ करता था। तो कौन कंपनी कब बर्बाद हो जाए ये किसी को पता नहीं। लेकिन यहाँ पे हम सेफ इसलिए हैं कि हम अभी टॉप कंपनियों में, हो सकता है उस टॉप कंपनी में कोई यस बैंक भी हो। उस यस बैंक को ETF में क्या अच्छाई होती है कि इन 3 कंपनियों को हर 6 महीने में ETF एक बार रिव्यू करता है, देखता है कि उनके परफॉर्मेंस में कोई कमी तो नहीं आई, उनकी मार्केट वैल्यू में कोई कमी तो नहीं आई। यदि कुछ कमी आती है तो वो क्या करता है, इस तीसरी नंबर की, मान लीजिए कंपनी में कुछ कमी दिखाई दी उसे, तो इस तीसरी वाली कंपनी को वो यहाँ से हटा देता है, और जो चौथे नंबर पे कंपनी होती है उसको लाके वो तीसरे पे पैसा लगा देता है। यहां से पैसा निकला और इस वाले पे में लगा गया, तो ये कंपनी यहां से इंडेक्स से हट गई, और ये जो चौथे नंबर की कंपनी है ये आपकी 3 नंबर की कंपनी बन जाती है, और ये फिर से आपका ETF ज्यों का त्यों काम करने लगता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम बिल्कुल सेफ हैं। यदि कोई कंपनी में कुछ कमियां होती भी हैं, यस बैंक जैसी कमियां होती हैं, तो वहां पे ETF का काम है कि वो समय से उसका रिव्यू करेगा और समय से उसको हटा देगा। ये इंडेक्स भी करता है और साथ में ETF भी करते हैं, तो ये दोनों का काम होता है। यानी हम दो दो स्तर से यहाँ पे सुरक्षित हैं। तो आपने समझा कि म्यूचुअल फंड और ETF में क्या अंतर है। तो ये सारी चीजें हैं म्यूचुअल फंड और ETF के लिए। अब हम आपको इससे भी बेहतर चीज लेके चलते हैं कि इसमें स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। हर चीज की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में जो व्यक्ति पैसा लगाता है SIP के रूप में, तो उसकी ग्रोथ एक अलग होती है। जो वहां पे पैसा लगाएगा एक जानकारी के साथ, नॉलेज के साथ, वो उसी म्यूचुअल फंड से पैसा ज्यादा निकाल लेता है। जैसे आपने देखा होगा, किसी भी स्टॉक को आप भी खरीदते हैं, एक स्मार्ट इन्वेस्टर है वो भी खरीदता, लेकिन उसी स्टॉक से वो पैसा पैदा करता है, उसी स्टॉक में आप लॉस करते हैं, जबकि स्टॉक तो सेम है, कंपनी सेम है। तो फिर क्या होता है, तो ये होती है जानकारी। इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी।
यदि आपके पास अच्छी प्लानिंग है, अच्छी जानकारी है, तो आप कहीं पे भी मात नहीं खाएंगे, कहीं पे भी लॉस नहीं करेंगे। तो आपको जानकारी, स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी का मतलब होता है आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए कि हम उस चीज को कब खरीदें और कब बेचें। तो पहली चीज होनी चाहिए कि हम उस चीज को, कौन सा समय है जब हमें खरीदना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए। तो ये चीज हो गई पहले नंबर पे। दूसरे पे होती है, यदि उस पे मान लीजिए बाई द वे कोई एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं या मार्केट का सेंटिमेंट खराब होता है, तो हमें कितने तक उसमें लॉस सहने की क्षमता होनी चाहिए। मान लीजिए 100 रुपए की आपने चीज खरीदी, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि हम इसको केवल 95 तक होल्ड करेंगे, 90 तक होल्ड करेंगे, 90 से नीचे गया तो हम इसको बेच देंगे, या हम 10 रुपए का लॉस सहने को तैयार हैं, पर हम इसको नीचे होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो 100 रुपए वाली चीज 50 भी चली जाए। तो ये आती है स्ट्रेटजी में। आपका स्टॉप लिमिट भी होनी चाहिए। यहां पे होता है परफेक्ट टाइम, आपको पता होना चाहिए कि हमें सेल कब करना है। तो ये आपको जब तक जानकारी नहीं है, जब तक आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि वहां से यदि 100 रुपए वाली चीज 5 रुपए भी बढ़ गई, तो आपको लगेगा बहुत बढ़ गई चीज, और आप 105 में निकल देंगे, जबकि वो हो सकता है 120 तक, 25 तक भी जाए। तो जब आपके पास ठोस प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। एक होता प्रॉफिट। प्रॉफिट भी वही होता है कि प्रॉफिट को हमें स्ट्रेटजी के साथ ले चलना होता है कि हमें यहां से 5% प्रॉफिट लेना है, तो आप 5% के लिए अपनी स्ट्रेटजी को रेडी करेंगे, यानी बनाएंगे। लेकिन जब आपका कोई टारगेट ही नहीं है, प्रॉफिट का कोई टारगेट नहीं है कि आपका 1% बढ़ा तो आपको निकल जाना है, आपका मान लीजिए उसमें क्षमता है 20% की, वहां पे आप 2% पे निकल गए, तो प्रॉफिट का जो टारगेट है वो आपकी स्ट्रेटजी में शामिल होना चाहिए कि हमारा क्या टारगेट है। तो हम आपको एक ऐसी ETF स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आप ETF से बिना किसी लॉस के एक सफल पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, और एक आपकी डेली इनकम कैसे बन सकती है। हाँ जी, डेली इनकम। जैसे एक आप दुकान करते हैं, दुकान में आपकी एक डेली इनकम होती है, वही इनकम आप ETF से भी निकाल सकते हैं, आपकी इनकम डेली होगी। तो इस स्ट्रेटजी को यदि आपको पाना है, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या वो स्ट्रेटजी चाहिए, तो हम आपको वो स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने समझा ETF क्या होता है और ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ETF के प्रकार और कौन से ETF अच्छे होते हैं। चलिए मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।